बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल से सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटेशनल फिजिक्स 2 से मुतारिफ करवाऊंगा, जिसमें हम मैटलैब को बड़े ही डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। मैटलैब में कैसे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, कौन सी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो तमाम के तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ब्राय करम इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपने इसको स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि व्हाट इज मैटलैब, के मैटलैब हमारे पास है क्या। मैटलैब में प्रोग्राम्स रन करने से पहले, मैटलैब की कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले हमें हाउ एंड नो होना चाहिए कि मैटलैब असल में है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। फिर इसके बाद हम इसकी कुछ बेसिक्स टर्म्स देखेंगे, इसमें प्रोग्राम्स रन करेंगे कि हम इसको कैसे प्रोग्राम्स रन करने के लिए या प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैटलैब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि ये एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग है। तो इसमें ये होता है कि हम इसमें डाटा इनपुट करते हैं, ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें ग्रेट एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मैटलैब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक इसके अंदर मैट है और दूसरा लैब है। तो मैट को मैट्रिक से डिराइव किया गया और लैब को लेबोरेटरी से डिराइव किया गया। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैटलैब इज स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो मैटलैब को शुरू में मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होती गई, इसमें अपडेट्स की गई, इसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई। तो आज के जमाने में मैटलैब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर और बेहतरीन वैलिड सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे काम इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैटलैब 1984 से चलता आ रहा है, तो अभी तक इसका पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। डिफरेंट जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज में भी। तो इंडस्ट्रीज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं कि मैटलैब के थ्रू इसका सिमुलेशन रिजल्ट्स ले, और उस सिमुलेशन रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा बिहेव करेगी, इसके क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, इसके क्या क्या हमें नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम सिमुलेशन रिजल्ट से अखज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं एक मैटलैब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा भी इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, जैसे मैथ और कंप्यूटिंग में हम देख सकते हैं, एल्गोरिथम डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी मैटलैब का एक वाइडली इस्तेमाल है, इसको एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैटलैब एक बहुत ही अच्छा और उम्दा और बेहतरीन और एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो एक विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट्स देता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें हाउ एंड ऑन के रिलेटेड बहुत ही जरूरी था कि मैटलैब क्या है, इसका इस्तेमाल कहां कहां पे है। अब अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि मैटलैब के अंदर कोई बेसिक टर्म्स हैं या कुछ चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम इसके अंदर प्रोग्राम्स भी रन करेंगे कि कमांड विंडो में हम प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने इस मैटलैब सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको ओपन किया, तो जो हमें इंटरफेस मिलेगा इस सॉफ्टवेयर का, सबसे पहले उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैटलैब विंडो, तो इसमें यह है कि हमने मैटलैब को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और हमें ये वाली मैटलैब विंडोज का सामना करना पड़ सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी बेसिक सी टर्म्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। इनके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं जब आप मैटलैब को ओपन करते हैं, लेकिन जो आपके सामने टेबल्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, इनके बारे में हाउ एंड नो आना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कमांड विंडो, ये कमांड विंडो एक मेन विंडो है मैटलैब सॉफ्टवेयर की, और इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, हमें इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। कमांड विंडो असल में ये होती है कि यहाँ पे हमने कमांड्स को एंटर करना है और प्रोग्राम को रन करना है। एक कमांड विंडो होती है, एक एम फाइल होती है। एम फाइल में भी हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, उसके बाद उसको रन करवाते हैं, और इसी तरह से हमारे पास कमांड विंडो भी होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, हम वहां पे प्रोग्राम्स लिखते हैं और उसको रन करवाते हैं। अब एम फाइल्स और कमांड विंडो में फर्क, एम फाइल और कमांड विंडो में फर्क ये है कि अगर हमने एक छोटा प्रोग्राम लिखना है तो हम कमांड विंडो पे लिखेंगे, बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब एरर आ जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक बड़े प्रोग्राम को राइट करते हैं एम फाइल में, तो वहां पे उसको रन करवाना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम
ज्यादातर जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम एम फाइल का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन कमांड विंडो। इसके बाद है जी कमांड हिस्ट्री। तो जो हमने कमांड विंडो के अंदर कमांड्स इंटर की होंगी वो तमाम की तमाम स्टोर हो जाएंगी किसके अंदर, कमांड हिस्ट्री के अंदर। कमांड हिस्ट्री टैब है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम कमांड्स शो हो जाएंगी जो आपने कमांड विंडो में पुट की होंगी, राइट। इसके बाद वर्क स्पेस विंडो है, इसमें ये होता है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए होते हैं उनकी वैल्यूज होती हैं, वो तमाम की तमाम एक लिस्ट की फॉर्म में इस वर्क स्पेस विंडो में स्टोर हो जाती है और हमें उनको शो हो जाती है। उसके बाद करंट फोल्डर है, करंट फोल्डर में यही होता है कि हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, किस फाइल में हम काम कर रहे हैं, तो हमें करंट फोल्डर से पता चल सकता है। इसके बाद विंडो है, इसमें ये होता है कि डिस्प्ले प्लॉट एंड ग्राफ किया जाता है। इसके बाद एडिटर है, इसमें ये होता है कि हमने प्रोग्राम्स को क्रिएट भी करना है, उसको एज वेल एज हमने मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिबग विंडो का इस्तेमाल है। तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स थी जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। जब हमने मैटलैब को इंस्टॉल किया और उसको ओपन किया तो हमें इन चीजों के बारे में इल्म होना बहुत ही जरूरी था। अगली स्लाइड हमारे पास यहाँ पे है जी स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर इनके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ क्योंकि हमें इनके बारे में हाउ एंड नो होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम आसानी से प्रोग्राम को राइट कर सके और उसको रन कर सके आसानी से। इसीलिए इन चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये मैट्रिसेस के लिए हमारे पास होती है। इसके बाद कॉमा है, कॉमा जो होता है ये अरे के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम कॉमा की जगह पे स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस और कॉमा बिल्कुल एज वेल एज दोनों एक तरह के ही काम करते हैं एक अरे के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद सेमीकोलन है जी। सेमीकोलन क्या होता है, ये एक अरे के अंदर एक नई रॉ की प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमीकोलन के इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमाल है। ये हम ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स है वहां पे सेमीकोलन का बड़ी डिटेल से हम देखेंगे कि हमारे पास हम इसको कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह का इसका इस्तेमाल है। इसके बाद कॉलन है, तो कॉलन का भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह का इस्तेमाल है। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह का इसका इस्तेमाल करते हैं कॉलन का भी। तो ये क्या करता है, ये हमें एक अरे जनरेट करके देता है जिसके अंदर एक रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स, ठीक है, ये कॉलन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल है, लेकिन हम ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी हमारे पास उनमें हम इन सेमीकोलन को और कॉलन को बड़ी ही डिटेल से समझेंगे। अब है जी इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल हमारे पास ये होता है जी, यहाँ पे देखिए, इसको ग्रेटर देन भी बोलते हैं। अब ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है, इस इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये जो कमांड विंडो है ना, या फिर ये जो मैटलैब है, ये रेडी हो गया कि आप कमांड इंटर करें, यानी कि प्रोग्राम आप अब लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रहे कि ये जो हमारे पास ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड विंडो पे नजर आएगा, ये एम फाइल पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम एम फाइल में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और हम कमांड विंडो पे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये हमें सिर्फ कमांड विंडो पे नजर आएगा, एम फाइल पे नजर नहीं आएगा। वहां पे हम इसको यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कमांड विंडो पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी इंसर्शन ऑपरेटर। इसके बाद है जी कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो इसमें एक एडिशन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक का सिंबल यूज किया जाता है मैटलैब की दुनिया में। इसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ये राइट डिवीजन के लिए, ये हमारे पास लेफ्ट डिवीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे है जी एक हमारे पास हमने मैट्रिक्स लेना है जी, उसका हमने सम भी मालूम करना है, ट्रांसपोज भी मालूम करना है, उसकी मैट्रिक्स की रॉज का सम मालूम करना है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स मालूम करने हैं। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि जनरेट ए मैट्रिक्स, आपने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है और उस मैट्रिक्स का सम मालूम करना है। ये सवाल आता है अगर पेपर में, तो आपने उसको कैसे लिखना है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए ये है जी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको इंश्योर कर दूं, आपको याद रहे कि ये वाले ये जो प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी कमांड विंडो पे हैं। ये एम फाइल में हम नहीं कर रहे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कमांड विंडो में आपको बताया था कि ये वाला इंसर्शन ऑपरेटर आता है, एम फाइल में ये इंसर्शन ऑपरेटर नहीं आता, ठीक है। तो अब हमें सवाल ये दिया गया है कि हमने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। अब उस मैट्रिक्स को जनरेट करने के बाद उस मैट्रिक्स का सम भी मालूम करना है, उसका ट्रांसपोज भी मालूम करना है, उस मैट्रिक्स की रॉस का सम भी मालूम करना है, इसके बाद उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी मालूम करने हैं। अगर ये सवाल आता है तो आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लेना है। अब मैट्रिक्स खुद से हमने यहाँ पे जनरेट करना है। तो ए हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई यहाँ पे दोनों साइड पे, और यहाँ पे हमने
एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 4। अब यहाँ पे 2 और 3 को सेपरेट करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया गया। पीछे हमने देखा कि अरे के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए या हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, स्पेस का इस्तेमाल किया। इसके बाद आ गया जी सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन मैंने आपको बताया था कि जब भी एक अरे के अंदर सेमी कॉलन अगर लग जाए तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि वो एक नेक्स्ट रॉ आ रही है या नेक्स्ट रॉ की प्रिडिक्शन कर रहा है कि अगली एक नई कतार आ गई है। तो यहाँ पे देखें ये एक रॉ कंप्लीट होगी, इससे अगली रॉ ये आ गई 3 2 1। इसके बाद फिर सेमी कॉलन लग गया, फिर इसके बाद देखें ये अगली कतार आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज वेल एज स्पेस या फिर कॉमा की हमने यहाँ पे देखी इंप्लीमेंटेशन, और इसके बाद हमने सेमी कॉलन की देखी। तो जब ये वाली सारी की सारी ये चीज एज इट आप कमांड विंडो पे लिखेंगे ना, तो उसके बाद आप इंटर का बटन दबाएंगे। तो इंटर का बटन दबाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। ठीक है, तो अब ये वाला इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि अगर आप कमांड विंडो पे ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये लिखेंगे तो आप इंटर बटन दबाने के बाद ये वाला आपको मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब ये अरे क्या बन चुका है, ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। यहाँ पे देखें ये 2 3 4, यहाँ पे देखें ये 2 3 4, इसके बाद 3 2 1, तो यहाँ पे देखें ये 3 2 1, ये पहली रो थी। इसके बाद सेमी कॉलन आया तो अगली रो आ गई, नेक्स्ट रो आ गई, न्यू रो आ गई। तो यहाँ पे देखें 3 2 1, तो यहाँ पे 3 2 1 हमारे पास बन गया। इसके बाद सेमी कॉलन, फिर इसका मतलब एक नेक्स्ट रो आएगी 4 7 9। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये वाला प्रोग्राम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम कहां पे कर रहे हैं, कमांड विंडो पे कर रहे हैं। तो कमांड विंडो पे बिल्कुल ऐसे ही होगा कि भाई आपको एज वेल एज उसकी आउटपुट भी मिलती जाएगी साथ साथ ही। ठीक है, रन होता रहेगा प्रोग्राम। आपने ये कमांड इंटर की, इसके बाद आपने इंटर का बटन दबाया तो आपके सामने ये आ गया। अब हमने यहाँ पे कमांड लगानी है कि सम ऑफ ए, यानी कि हम इस मैट्रिक्स ए का सम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए कि आपने जब प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखते वक्त आपने ये वाली चीज नहीं लिखनी, ये बात आपने याद रहे। ठीक है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने, तो आपने ये वाली चीज लिखनी है। इस चीज को आपने स्किप कर देना, ये पूरी की पूरी आपने नहीं लिखनी। ठीक है, इसके बाद आपने ये कमांड लगानी सम ऑफ ए। तो अब ये मैटलैब क्या करेगा, मैटलैब ये करेगा बाय डिफॉल्ट इस मैट्रिक्स की जो कॉलम्स है ना, ये वाला कॉलम्स, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इनको सम कर देगा। यहाँ पे देखिए 2 3 4 को उसने सम किया तो 9 आ गया, 3 2 7 को प्लस किया तो हमारे पास क्या 12 आ गया, 4 1 9 को ऐड किया तो 14 आ गया। यानी कि ये जो मैटलैब है ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये कॉलम्स को ऐड करके, कॉलम्स का सम करके आपको ये एक इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आंसर फिर आ गया ANS इज इक्वल टू ये आ गया। अब आपका सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहाँ पे ये ANS ये कहां से आ गया, ये क्या बला है। अब ये है तो आंसर, लेकिन अब ये इसलिए आया कि अगर हमने अपनी कमांड को वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया तो मैटलैब बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा कि उसने खुद से एक वेरिएबल लेना है ANS नाम का, उसके अंदर आपका आंसर स्टोर कर देना है। ठीक है, अगर हम अपनी कमांड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें तो फिर ये वाला इंटरफेस नहीं आएगा, यानी कि ANS नहीं आएगा, फिर उसकी जगह पे क्या आएगा, B आएगा। लेट्स सपोज अगर हमारी ये कमांड है, इस कमांड सम ऑफ ए को हमने बी के अंदर स्टोर कर दिया, तो हम इंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहां पे हमने ये जो हमारी कमांड है, हमारा इनपुट है, इसको हमने स्टोर करवाया था बी में, और बी में ही इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा इसको सॉल्व करेगा, सम ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स के कॉलम्स का सम किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने क्या क्या चीजें लिखनी, आपने एक ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, इसके बाद आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई चीजें नहीं लिखनी। अगर आप फर्दर इसको लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे, इसके बाद अगर आपने वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना है तो ये लिखेंगे। ठीक है, और ये दो कमांड्स में आपकी सम ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, सिंपल इसके ऊपर एक बार का सिंबल लगा देंगे ए के ऊपर, तो इसका आप ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। फिर वही ये कि हमने अपनी कमांड को किसी सेकंड वेरिएबल में अगर स्टोर नहीं किया तो ये इसका आंसर किस में देगा, ANS में देगा। अगर इसी हमने अपनी कमांड को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया तो हमें रिजल्ट्स वो अपने वेरिएबल में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आता है तो आपने क्या करना है, आपने एक ये वाली कमांड लिखनी है और बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा ये वाली चीज आपने नहीं लिखनी। अगर ये वाली आप चीज नहीं लिखना चाहते, अगर आप अपनी इस कमांड को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप ये वाली लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, तो ये लिखें B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, और ये आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसको आप डिस्प्ले
भी करवा सकते। तो ये वाली चीजें आपने लिखी। फिर मैं बता रहा हूं कि ये वाले जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये कमांड विंडो पे कर रहे हैं। कमांड विंडो पे एज वेल एज क्या काम हो रहा होता है कि हम वहां पे कमांड इंटर करते हैं, कमांड लगाते हैं, उसको इंटर करते हैं और हमें एज वेल एज उसका रिजल्ट भी कमांड विंडो पे ही मिल जाता है। ठीक है। एम फाइल में क्या होता है कि पहले सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको रन करते हैं, रन करने के बाद वो हमें आउटपुट कहां पे देता है, कमांड विंडो पे देता है। लेकिन अभी ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा इंटरफेस किसका है, कमांड विंडो का। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ मैट्रिक्स रॉज। अब देखिए जी सम ऑफ मैट्रिक्स रॉज क्या होता है कि हमने इस मैट्रिक्स की, ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स हमने लिया, इस मैट्रिक्स के ये जो कितारें हैं इनका हम सम मालूम करना है। क्योंकि ये जो हमारे पास मैटलैब होता है ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको कमांड देते हैं कि सम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि सिंपल ये बाय डिफॉल्ट कॉलम्स का सम आपको देगा, ये रॉज का सम नहीं देता। फिर सुन लें कि जब हम सम ऑफ मैट्रिक्स लिखें, यानी कि ये हमने कमांड लिखी सम ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का सम मालूम करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये कॉलम्स का बाय डिफॉल्ट सम आपको देगा, यानी कि कॉलम्स को सॉल्व करेगा, उनको ऐड करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है। अब हमने रॉज ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि उन कॉलम्स को रॉज में कन्वर्ट करना होगा। जब वो रॉज में हो जाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल है ही नहीं। देखिए ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये, यानी कि इसके जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे रॉज में कन्वर्ट हो गए और इसकी जो रॉज थी इस मैट्रिक्स ए की वो तमाम की तमाम किस में कन्वर्ट होंगी, कॉलम्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है। तो अब फिर इसके ऊपर कमांड लगाएंगे सम ऑफ ए का ट्रांसपोज जो हमने लिया था उसको बी के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब ये जो हमें सम मिलेगा ये कॉलम्स का सम नहीं मिलेगा, ये हमें रॉज का सम मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम सम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रॉज मालूम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम डायगोनल्स एलिमेंट मालूम करना चाहते हैं एक मैट्रिक्स ए के, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जनरेट ए मैट्रिक्स फाइंड इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हमारे पास डायगोनल के लिए कमांड होती है DIAG ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स ए के हम डायगोनल एलिमेंट्स मालूम करना चाहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 2, 2 और 9, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम यहां से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए कमांड हमारे पास क्या है, DIAG इंटू ए, तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब फिर वही यहां पे आ गया ANS, ये बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन अगर इसी कमांड को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे तो हमें इसका जो रिजल्ट्स है वो उसी वेरिएबल की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पे देखा गया कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम मालूम करना है। पहले तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स मालूम किए, ठीक है। अब उसके बाद उसका सम मालूम करना है डायगोनल एलिमेंट्स का। तो सिंपल वही करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, उसके सम की कमांड लगा देंगे और हमें उनका सम मिल जाएगा। सिंपल यही है। ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स मालूम किए, अब इनका सम मालूम करना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम है, ये तो कॉलम एक कंप्लीट है, 2, 2 और 9 को ऐड करेगा तो हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें रिजल्ट देगा 13, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स का ये जो सम है ना, ये मैट्रिक्स से इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हमारे पास क्या है, 13 आया। तो इसी तरह से हमने इसमें क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स की हमने सम मालूम की, उसका ट्रांसपोज मालूम किया, उसके मैट्रिक्स की जो रॉज है उनका सम मालूम किया, उसके डायगोनल एलिमेंट्स मालूम किए, अब उन डायगोनल एलिमेंट्स का सम मालूम किया। तो इस तरह से हमने ये एक कंप्लीट जो हमारे पास प्रोग्राम था हमने उसको सॉल्व कर लिया। और किसके ऊपर सॉल्व किया, हमने इसको कमांड विंडो के ऊपर सॉल्व किया। राइट। अब हम चलते हैं जी अगली स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास मौजूद है जी कि हमने मैक्सिमम ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कहेगा कि जनरेट ए मैट्रिक्स, फाइंड इट्स मैक्सिमम, फाइंड इट्स ऑर्डर, या फिर इसकी लेंथ और इसकी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जी मैक्सिमम ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने मैक्सिमम कैसे मालूम करना है एक मैट्रिक्स का, वो हमें कैसे मालूम होगा, वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लिखना है, तो हमने मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे देखें ए के अंदर हमने उस मैट्रिक्स को स्टोर करवा दिया, ए इज इक्वल टू ये पहली रो और ये दूसरी रो और ये थर्ड रो। तो जब हमने ये वाली सारी की सारी कमांड लिखी, कमांड विंडो पे एंटर का बटन दबाया तो हमें ये वाला इंटरफेस नजर आ गया। मतलब ये वाली सारी की सारी वैल्यू का मतलब ये है कि ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि स्टोर किसके अंदर हो गया, ए के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू दिस। अब हमने मैक्सिमम की कमांड लगानी, मैक्सिमम ऑफ ए। अब ये जो कमांड है ये काम ये करेगी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट पे देगी। इस कमांड का ये काम है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या काम करेगा, कॉलम्स में से इसमें से 4 है, इसमें से 7 है, इसमें से
हमारे पास क्या है 9। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हमें क्या मिल गया 4 7 9। अब हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स का हमें मैक्सिमम मिले, तो फर्दर क्या हम करेंगे, फर्दर हम मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम ऑफ ए, यानी कि जो मैक्सिमम हमने इसमें से निकाला था, जो बाय डिफॉल्ट कॉलम्स का निकला था, उसके ऊपर फिर हम मैक्सिमम की कमांड लगा देंगे तो हमें जो इसमें से भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी 9। अब इसका मतलब ये है, इस कमांड का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है। आप देख सकते हो, तो हमें यहां पे 9 मिल गई। आप इस मैक्सिमम ऑफ ए कमांड को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जब वेरिएबल में स्टोर में करवाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, तो उसकी जगह पे वो वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह से इस मैक्सिमम ऑफ ए कमांड को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, उसके बाद हमें रिजल्ट्स भी उस वेरिएबल में मिलेगा। इसके बाद है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमने मालूम करना है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर्स का है, यानी कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए हम साइज की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी हम साइज ऑफ ए लिखेंगे, यानी कि हमने ये लिखा साइज ऑफ ए लिखा, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, हमें ये बताएगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रॉज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, इस साइज कमांड का ये काम है कि हम ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएगा। यहां पे देखें हमारे पास 3 नंबर ऑफ रॉज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, ये रॉज को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से हम साइज ऑफ ए कमांड को किसी वेरिएबल में अगर स्टोर करवा दें, फिर इंटर का बटन दबाए, तो हमें वो वेरिएबल में ही आंसर मिलेगा, तो वो ये भी हमारे पास क्या होगा 3/3 होगा। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं किस कमांड का इस्तेमाल करके, साइज कमांड का इस्तेमाल करके। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ रॉज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स होता 3/4 का, तो अब 3/4 का मैट्रिक्स होता तो उसका रिजल्ट हमें क्या आना था, 4 आना था, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी लेंथ होगी उस मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर हमारे पास 3/4 का होता तो यहाँ पे 4 आंसर आना था, अगर यहाँ पे 4/3 का होता तो हमें 4 यहाँ पे आंसर मिलना था। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ मैट्रिक्स होती है, उसको हम लेंथ से लिखते हैं ऑफ ए। अब आप इस लेंथ ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जो हमने निकाली, इस कमांड को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हमें वेरिएबल में इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास मौजूद है जी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, कि हमने इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की लोकेशन मालूम करनी है कि हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, उसको हमने मालूम करना है, उसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स सपोज हमने लिखा मैट्रिक्स ए इंटू 2,3, यानी कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, और उस कमांड को हमने स्टोर करवा दिया बी के अंदर, तो हमें बी का रिजल्ट मिला 1। अब हम देखते हैं अपने मैट्रिक्स में कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। यहां पे देखें सेकंड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मतलब यहां पे ये देखें यहां पे 1 पड़ा हुआ है, तो हमें रिजल्ट्स में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर आपने ये वाली कमांड नहीं लगानी तो इसके अलावा आप ये वाली कमांड भी लिख सकते हैं a ऑफ 8, यानी कि अगर हम चाहते हैं 8वें नंबर पे, 8वें इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहां पे देखें 8वें नंबर पे ये बाय डिफॉल्ट कॉलम्स के हिसाब से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडेक्स नंबर के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो हमें रिजल्ट्स में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर से सुन लें कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम ये वाली कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वाली कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली कमांड का क्या मतलब है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये 2,3 मतलब दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, और दूसरी रो और तीसरे कॉलम के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है बी के ऊपर, तो हमें बी में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे 1 पड़ा हो तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अगर इसी 1 को हमने दूसरी कमांड का इस्तेमाल करके मालूम करना है, यानी कि a ऑफ 8 लिखते हैं, यानी कि 8वें इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो ये जो मैटलैब होगा ये बाय डिफॉल्ट कॉलम्स के हिसाब से इसकी काउंटिंग करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1 आपको शो करवा देगा। इसी तरह से आप इस a ऑफ 8 को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी इसका रिजल्ट ले सकते हैं।
सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं ए और बी, अब उन दोनों मैट्रिक्स को हम मैटलैब की दुनिया में ऐड कैसे कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास कमांड विंडो में हमने लिखा जी, ये कंसीडर नहीं आपने लिखना, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये स्लाइड बनाते हुए यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया, ठीक है। हमने यहाँ से आपने शो करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ए इज इक्वल टू, ये हमने एक अरे लिखी, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब इस अरे को हमने इंटर किया कमांड विंडो पे, हमने लिख के इसको एंटर किया तो हमें ये वाला इंटरफेस मिलता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब है इस वाली कमांड का कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स बन चुका है। ऑलराइट, अब एक ये मैट्रिक्स लिया, अब हमने एक और कंसीडर किया, अपनी मर्जी से मैट्रिक्स लिया हमने, वो हमारे पास क्या है जी, बी है, उसको भी हमने लिखा और उसको एंटर किया और हमें ये वाला इंटरफेस मिल गया। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, इनकी एडिशन मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए हम ऑपरेटर ये वाला यूज करेंगे प्लस का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल ए प्लस बी, ठीक है। इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे और इसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे सी में। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट्स मिल जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स ए को और बी को जब हमने ऐड किया तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया। अगर हम इस कमांड में अगर सी नहीं लिखते तो हमें रिजल्ट्स में क्या मिलना था, ans a n s इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसमें इसकी वैल्यू को स्टोर किया तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी मालूम कर सकते हैं। कोई से दो मैट्रिक्स हमने खुद से जनरेट करने हैं। जनरेट क्या करना है, सिंपल आपने एक ये लिखना है, एक आपने ये लिखना है, दो, इसके बाद आपने थर्ड कमांड ये लगानी है, तीन कमांड्स आपने लगानी है कमांड विंडो पे और आपको ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मिल जानी है, ठीक है। जब आपने पेपर्स में लिखना है तो पेपर में कैसे लिखना है, आपने एक ये कमांड लिखनी है, एक ये कमांड लिखनी है, दो, और थर्ड कमांड आपने ये लिखनी है। इसके बाद आपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर देना है, ठीक है। तीन कमांड्स में हमें क्या मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स की एडिशन मिल जाएगी, ये जो दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने देखना है कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। फिर वही कहता है कि वो कहता है कि जनरेट ए मैट्रिक्स एंड फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेशन, या कहता है दो मैट्रिक्स आप जनरेट करें खुद से और उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दें। तो वही हमने काम किया जी, हमने यहाँ पे लिया एक मैट्रिक्स, ये लिया, ठीक है, मैट्रिक्स हमने लिया ए, इसी तरह से हमने मैट्रिक्स बी लिया, हमने इसको लिखा कमांड विंडो पे तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। और अगर इसका हम ये सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको लिखा और हमें ये मिल गया। एक बात यहाँ पे याद रहे कि अगर मैं इस कमांड के आखिर पे सेमी कॉलन लगा दूं और फिर इसके बाद इसको इंटर करूं तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। फिर से सुन लें कि अगर मैं इसी कमांड के आगे यहाँ पे एंड पे मैं सेमी कॉलन लगा दूं तो जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से ये जो बी है, एंड पे यहाँ पे आखिर पे अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो इंटर दबाने के बाद हमें ये नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाए, इंटर दबाया और हमें ये वाला इंटरफेस का सामना करना पड़ गया, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या ऑपरेटर देखा, ये स्टैरिक देखा था, तो स्टैरिक किया हमने सिंपल। तो ये हमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है कि यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स को पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उनको ऐड करना होता है, जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जिसे कहते हैं। तो हम वो इस कमांड से मालूम कर सकते हैं। एक थर्ड वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया ए स्टैरिक बी और हमें ए और बी को वो मल्टीप्लाई करके दे देगा, जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके अलावा भी एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है जिसे हम हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वो क्या होती है, वो हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को इस तरह से ये तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसके लिए कमांड हमारे पास होती है सी इज इक्वल टू ए डॉट स्टैरिक बी। यहां पे डॉट नहीं था, यहां पे डॉट है। ये हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन करेगा दो मैट्रिक्स की, ठीक है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया। अब यहाँ पे डॉट लगा दिया तो इसका मतलब क्या, ये हेड टू हेड मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी डिटर्मिनेंट। हमने मालूम करना है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे हम मालूम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके रिलेटेड, तो इनके रिलेटेड आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब हमने क्या किया जी, अब हमने एक मैट्रिक्स लेना है, उसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट भाई, ये एक मैट्रिक्स लिखा, अब फिर यहाँ पे हमने इसके आखिर पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, इंटर का बटन दबाया तो हमें ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा कमांड विंडो पे, ठीक है, मैटलैब में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लगाया जी डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास कमांड कौन सी होती है, DET ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो इसकी ये जो कमांड है इसको हमने स्टोर करवा दिया बी में। जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे तो हमें इसका रिजल्ट
रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैटलैब ने हमारे लिए कितनी ज्यादा आसानी पैदा कर दी। पहले हम क्या करते थे कि हम इसको सॉल्व करते थे, कंप्लीट इसको सॉल्व करना पड़ता था। ठीक है, अब हमने सिंपल कमांड दी और हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, पीछे इसके जो भी कोडिंग हो रही है ये हमें मैटलैब शो नहीं करवाता, लेकिन हमें इसका डायरेक्ट वो क्या देता है, रिजल्ट्स दे देता है विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। ऑलराइट, इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है INV, यानी कि इनवर्स ऑफ A। फिर इसी कमांड को मैंने एक B वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और हमने एंटर का बटन दबाया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हम मैटलैब में कमांड विंडो पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ठीक है, ये हम M फाइल में नहीं कर रहे। M फाइल में होता तो ये एक और सीन होता, वहां पे ये वाली चीजें एज वेल एज आपको आउटपुट नहीं मिलती। M फाइल में यही होता है कि आपने सारा प्रोग्राम एक बार लिख लेना है, उसके बाद आपने उसको रन करना है तो आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, लेकिन कमांड विंडो पे क्या होता है कि हम कमांड लिखते हैं, उसके बाद एंटर का बटन दबाते हैं तो हमें उसकी साथ साथ एज वेल एज आउटपुट भी मिलती जाती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी, एक मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, उसके बाद हमने इसका इनवर्स भी मालूम कर लिया। अब यहाँ पे है जी सेमी कॉलन। मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बोला था कि हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल बड़े अच्छे से समझेंगे। एक चीज है जी सेमी कॉलन। सेमी कॉलन एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनती है कि कहीं पे सेमी कॉलन लगा होता है, कहीं पे नहीं लगा होता, इसका क्या मतलब है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा कि सेमी कॉलन का असल में हमारे पास मतलब क्या होता है। अब एक प्रोग्राम को हमने सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जी। अब देखिए जी, हमने एक अरे लिया, उस अरे की हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं। सिंपल काम क्या है जी, एक अरे लिया, उस अरे की हमने एक एवरेज ली। अब एक अरे कैसे लेते हैं, अब एक अरे ऐसे लेते हैं कि हमने एक रैंडम नंबर्स की अरे लेनी है। ठीक है, अब a इज इक्वल टू फिक्स इंटू 10 स्टैटिक रैंडम, इसको रैंड बोलते हैं, इंटू 1,5 और ये सेमी कॉलन। अब इस सारी कमांड का मतलब क्या है, इस सारी की सारी कमांड का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दूं, फिर इसके बाद ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है ना, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये क्या काम करेगी कि हमने ये रैंडम की कमांड लगाई 1,5। 1,5 का मतलब क्या है कि ये एक अरे देगा, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे या 5 नंबर्स होंगे जो कि 0 से 1 के दरमियान में होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमने इस कमांड को मल्टीप्लाई कर दिया स्टैटिक 10 के साथ, तो फिर ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर 10 के दरमियान जो रैंडम नंबर हैं उनको एक अरे में, एक सिंगल अरे में हमें 5 डिफरेंट नंबर्स को शो करवा देगा। ठीक है, इसके बाद हमने फिक्स कमांड लगाई। तो फिक्स का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट्स होते हैं ना, इशारिया होता है, उसको खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रैंडम नंबर्स होता है, लेट्स सपोज 2.4443 या 2.993, इस तरह से होता है। तो 2.993 जो होता है वो फिक्स की कमांड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ हो जाएगा, जिसके करीब तरीन होगा वो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फिक्स का मतलब यही होता है। सिंपल अल्फाज में समझना चाहो तो ये जो फिक्स कमांड है ना, असल में इसका काम ये किसने, एक तो इशारिया खत्म, कंप्लीट इंटीजर देगा, इसके लिए हम फिक्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस अरे की, अब ये अरे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है। अगर मैं सेमी कॉलन यहां से हटा दूं तो इंटर का बटन दबाऊं तो आउटपुट में क्या होगा, ये हमें अरे दे देगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी, जो कि 0 से 10 के दरमियान में होगी और डिफरेंट नंबर्स होंगे और इसके अंदर 5 नंबर्स होंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हमें 5 नंबर्स मिल जाएंगे अगर मैं सेमी कॉलन हटा देता। अगर सेमी कॉलन नहीं हटाता तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें सिर्फ f की वैल्यू मिलेगी जो कि एवरेज ऑफ अरे होगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर से देखें कि सेमी कॉलन अगर आखिर में लगा दें तो ये आउटपुट में नहीं आता। अगर सेमी कॉलन, यहां पे मैंने यही प्रोग्राम दोबारा यहां पे किया है, अगर सेमी कॉलन यहां से हटा दिया है, बाकी प्रोग्राम एज इट लिखा, तो आउटपुट में ये वाली जो अरे है, ये जो सामने आपको अरे आ रही है 0 से 10 के दरमियान, एक ही सिंगल अरे जो है वो 5 नंबर्स की आपको दे देगा। यहां पे देखिए 5 नंबर्स की आपको अरे दे देगा अगर हम यहां से सेमी कॉलन हटा दें। फिर सुन लें, सेमी कॉलन अगर हम कमांड से हटा दें तो वो आउटपुट में शो होती है, अगर सेमी कॉलन को ना हटाएं तो वो आउटपुट में शो नहीं होती। ये ऑप्शनल होती है, आप इसको लगा भी सकते हैं, आप इसको नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमी कॉलन का इस्तेमाल हो गया। मैंने आपको सारा ये सेमी कॉलन के इस बारे में इस्तेमाल बता दिया कि कहां पे हमने सेमी कॉलन लगानी है, कहां पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगानी। अगर लगाएंगे तो हमें आउटपुट में क्या इंटरफेस होगा, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें आउटपुट पे क्या इंटरफेस होगा। तो ये सारी चीजें आपने
देख ली। इसके बाद हमारे पास है जी कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल समझते हैं जी। कॉलन ये हमारे पास दो डॉट्स होते हैं यहाँ पे, देखिए एक ये इसको कॉलन का नाम देते हैं। तो कॉलन जो होता है ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट इस्तेमाल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कॉलन को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, और कॉलन ऑपरेटर जब भी दो डिजिट के दरमियान आए तो इसको लूप की माने समझते हैं, यानी कि जब भी दो डिजिट्स के दरमियान में आएगा, या 1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 से 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया है, तो ए को ए इज इक्वल टू 1 कॉलन हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो अगर मैं यहाँ से ए हटा दूं तो सिंपल यहाँ पे ए नहीं आएगा आउटपुट में, बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ए एन एस आ जाएगा जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉलन 5, अब 1 कॉलन 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस कॉलन का यहाँ पे कि ये हमें रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स जनरेट करके देगा एक अरे की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए इसने एक अरे जनरेट करके दी जिसके अंदर रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट है। रेगुलरली का मतलब 1 2 3 4 5 तक अप टू सो ऑन, ये रेगुलरली है, ये रेंडमली नहीं आ रही। उसके बाद इनके दरमियान स्पेस भी है, ठीक है। अगर ये वाली कमांड मैं लिखूंगा 1 कॉलन 5 तो इंटर का बटन दबाऊंगा तो हमें ये वाला आउटपुट मिलेगा, ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। अब एक नई कंडीशन समझते हैं जी इसी कॉलन के लिए। अब अगर दो कॉलम्स आ जाते हैं, यहाँ पे दो डिजिट्स आ गए, तो यहाँ पे देखिए इसका काम ये होगा, इस कमांड का काम ये होगा, या इसमें कॉलन का इस्तेमाल ये होगा कि ये 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि पहली वैल्यू एज इट, अब पहली वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर देगा, 2 को ऐड कर देगा। तो 2 को ऐड करेगा 1 में तो 3 आ जाएगा। इस तरह 3 में फिर 2 को एंटर करेगा तो फिर वो हमारे पास 5 आएगा। 5 में फिर 2 प्लस करेगा 7 आ जाएगा। 7 के बाद फिर वो 2 को ऐड करेगा और 9 आ जाएगा। अब 9 के अंदर वो 2 ऐड नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहां तक है? 10 तक है। 10 से हम आगे नहीं जा सकते। अगर 9 में 2 ऐड करें तो वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ तक 9 तक ही आएगा, ठीक है। अब हम एक नई कंडीशन से कॉलन का मतलब समझते हैं जिसमें ये होगा कि कॉलन को हम तमाम समझेंगे, यानी कि कॉलम का मतलब क्या होगा? तमाम होगा, आल होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? अब हमने यहाँ पे एक अरे लिखा, एक मैट्रिक्स इसमें बन गया। अगर इसी चीज को मैं एंटर करता हूं तो हमें 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। इसको एंटर किया तो 3x3 का मैट्रिक्स मिल गया। मैं चाहता हूं कि इस दूसरे कॉलम के तमाम एलिमेंट्स मुझे आउटपुट पे मिले, तो मैं इस कमांड को कैसे लिखूंगा? b इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है, आपकी अपनी मर्जी है, ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे। अगर लगा देंगे तो इसी में आपका जो रिजल्ट्स है वो स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ANS यानी कि आंस में वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू a इंटू कॉलन, ये कॉलन लगा हुआ है, कॉमा 2। अब इस कमांड का मतलब ये हमारे पास है कि b इज इक्वल टू a इंटू कॉलन कॉमा 2, यानी कि दूसरे कॉलम के तमाम रोज हमने आउटपुट पे लेनी है। तो यहाँ पे देखें दूसरा कॉलम्स है और दूसरे कॉलम्स की तमाम रोज क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि पूरे का पूरा दूसरा जो कॉलम है वो हमें मिल जाएगा। इसके अंदर 3 रोज थी तो हमें 3 यहाँ रो पे मिल जाएंगे। कॉलम का हम 3 डिफरेंट इस्तेमाल समझे। एक हमने समझा ये वाला, ठीक है, इस एग्जांपल से समझा क्या मतलब होता है, फिर इसका इंक्रीमेंट से समझा, फिर इसके बाद हमने इसका मतलब लिया तमाम। तो तमाम के मतलब से भी हमने कॉलम का इस्तेमाल समझ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास मौजूद है जी रैंड। तो रैंड की हमारे पास एक कमांड है। तो इस रैंड की कमांड का मतलब ये होता है कि इसने हमें 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट करके देना होता है, ठीक है। जैसे ही मैं इस रैंड को RAND को, इस कमांड को कमांड विंडो पे लिखूंगा, इंटर का बटन दबाऊंगा तो ANS में आंसर ये स्टोर हो जाएगा। अब मैं डिफरेंट टाइम्स में अगर लिखता जाऊंगा RAND तो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे 0 से 1 के दरमियान। ये रैंडम कमांड का इस्तेमाल है, ये रैंडम कमांड का काम है। इसका काम ये है कि इसने हमें 0 से 1 के दरमियान डिफरेंट तरह के नंबर्स जनरेट करके देने होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये कमांड लिखूंगा तो ये हमें 0 से 1 के दरमियान एक नंबर देगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ये होगा। अगर इसी रैंड की कमांड को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये था कि जिसमें हमने ये देखा कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम रैंडम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रैंडम कमांड 0 से 1 के दरमियान नंबर जनरेट करके देती है। मसलन हमने इसकी एग्जांपल समझ ली। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें 0 से 10 के दरमियान रैंडम नंबर मिले तो हम इस रैंडम कमांड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के दरमियान हमें डिफरेंट जो इसका नंबर्स होता है वो हमें मिले। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या करेगा? 0 से 10 के दरमियान कोई भी एक रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्टैटिक रैंडम लगाया तो जैसे ही हमने ये कमांड लिखी, इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद हमें ये रिजल्ट आ गया। डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप डिफरेंट टाइम्स इसको चलाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ फिर इसको रिमूव करके क्लियर आल करके फिर मैं इसको लिखता हूँ 10 स्टैटिक रैंडम लिखता हूँ, फिर इसको एंटर करता हूँ तो कोई और वैल्यू दे देगा। इस तरह से डिफरेंट
वैल्यूज हमें मिलती हैं बार बार, ठीक है। तो एक ये कंडीशन होगी। अब अगली कंडीशन क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमें 0 से 10 के दरमियान दो रैंडम नंबर मिले तो हम इस तरह से लिखेंगे। एक ये था कि ये हमें 0 से 1 के दरमियान नंबर मिल रहा था और एक ही नंबर में, अब हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप 10 से 100 से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, जिसके साथ मल्टीप्लाई मर्जी कर ले, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगली कमांड ये है कि हम चाहते हैं कि 0 से 10 के दरमियान हमें दो नंबर मिले, एक नंबर नहीं मिलना चाहिए, दो नंबर्स मिले। तो फिर हम क्या करेंगे, वही 10 रैंडम लिखेंगे, 10 स्टैटिक रैंडम लिखेंगे और ब्रैकेट में 1,2, मतलब एक अरे होगी, उसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी जो कि 0 से 10 के दरमियान में होगी। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, ये 4 वाली मिल गई और ये 0.1850 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो ANS नहीं आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, B आ जाएगा, जो भी आप जिसमें मर्जी स्टोर करवा लें, ठीक है। एक और नई कंडीशन आ गई। अब नई कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हम कॉलम में 0 से 10 के दरमियान दो नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हमने ये रॉज की फॉर्म में लिखा गया, यानी कि एक अरे की फॉर्म में आ गया, एक रॉ बन गई जिसके अंदर हमारे पास एक रॉज थी, दो कॉलम्स थे। अब चाहते हैं कि हमें कॉलम्स की फॉर्म में दो डिफरेंट नंबर ये जनरेट करके दे 0 से 10 के दरमियान। तो फिर हम इस कमांड को क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्ट कर देंगे, 10 स्टैटिक रैंडम। तो 2,1 का मतलब क्या है कि हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और जो कि 0 से 10 के दरमियान में होगी, और उसमें कॉलम हमारे पास कितना हो गया, वो कॉलम उसका 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 1 है और इसके अंदर रोज हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरह से हम रैंडम्स नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब एक और स्लाइड हम देखते हैं जी, रैंडम्स नंबर का इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। अब रैंडम कमांड का इस्तेमाल करके हम एक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। इसी तरह देखें जी, हमने 10 को स्टैटिक रैंडम किया और 3,3। अब 3,3 का मतलब क्या है कि 3 नंबर ऑफ रॉज आएंगी, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगी और 0 से 10 के दरमियान डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और एक हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रैंडम कमांड का इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये एग्जांपल ली। अब इसी कमांड को अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं तो आंसर की जगह पे उस वेरिएबल का नाम आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है ना, इस मैट्रिक्स में ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है ना, इनको उड़ा दें, यानी कि एक इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर आए, ये वाला जो मुकम्मल इंटीजर हमें इसकी वैल्यू मिले। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको खत्म करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट्स को, इस इशारे के बाद जो रकम है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ये करेंगे कि हम फिक्स कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें यह है कि अब हम चाहते हैं कि वैल्यू इशारिया में ना आए, इसके लिए हम फिक्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो रैंडम 10 मल्टीप्लाई बाय रैंडम और यहाँ पे 3,3, यानी कि 3/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा और इसमें वैल्यू 0 से 10 के दरमियान में होगी और जितनी भी पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो सारी की सारी पॉइंट्स उसमें से उड़ा दिए जाएंगे और राउंड ऑफ करके हमें एक होल इंटीजर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास है जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखें 9 है, तो 9 के बाद 2 है, तो इसको राउंड ऑफ करके ये 9 कर देगा, बस यही है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जैसे 3.9 है, तो इसको राउंड ऑफ करके वो 4 कर देगा, यानी कि फिक्स कमांड का ये मतलब है, ठीक है। ये कमांड लगाएंगे और इसको इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी, हमने देख लिया कि रैंडम नंबर से मैट्रिक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर उसमें हम रैंडम नंबर्स जो जनरेट करते हैं उसमें हम पॉइंट्स वाली वैल्यू उनको उड़ा के एक होल नंबर, एक होल इंटीजर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हम फिक्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने देख लिया। ये वाली सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं, तो इन तमाम की तमाम चीज इल्म होना बहुत जरूरी। तो ये हमारी आज की स्लाइड्स थी जिस मैटलैब के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शंस था, जिसमें हमने मैटलैब क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, कुछ बेसिक टर्म्स, कंडीशंस हमने देखी। इसके बाद हमने कुछ मैट्रिक्स लिए, उसके हमने सम लिए, ट्रांसपोज लिए, उसके डायगोनल एलिमेंट्स मालूम किए, उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसका इन्वर्स मालूम किया। इसके बाद हमने कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है, उनके इस्तेमाल देखे डिफरेंट कंडीशंस में। और इसके बाद हमने रैंडम्स नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, उनके डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट इस्तेमाल देखे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जो कि हमने मैटलैब के रिलेटेड एक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर बनाया था, जिसमें तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की जो एक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आज का आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम
जो 2014 से लेकर 2021 तक लेक्चर सीरीज भी बनाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको मैटलैब पे उसको सॉल्व करें या फिर हम स्लाइड्स बना के उसको प्रोग्राम्स को सॉल्व करें। इट्स अप टू यू, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम जो प्रोग्राम्स करेंगे 2014 से लेकर पेपर के 2021 तक वो हम मैटलैब सॉफ्टवेयर में करें या फिर हम उसको स्लाइड्स में सॉल्व करके आपके सामने लेके आएँ। तो ये आपने बताना है, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ, आपके कमेंट्स का मुंतज़िर हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।